हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। ये जो चैप्टर है ये आपके न्यू सिलेबस में मेंशन की गई है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के नाम से। तो कुछ एडेड टॉपिक्स भी वहां पे दी गई है, तो मैं उन सभी को कवर करूंगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 26 क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। असर्शन रीजन India's economic interaction with the outside world was limited in early years। तो जब इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस के बाद में जो अर्ली ईयर्स जो थी उस समय हम लोग देखेंगे कि हमारी वर्ल्ड के साथ में इकोनॉमिक इंटरेक्शन बहुत ही कम थी, है ना। इकोनॉमिक इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही कम थी, बहुत कम ट्रेड एंड बिजनेस वगैरह कर रहे थे। हम लोग अपने खुद के कंट्री में अपना खुद का रिसोर्स वगैरह जो है वो डेवलप करने की ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है। India emphasized import substitution and tried to develop a resource bin base in country itself। तो इंडिया ने एम्फेसाइज किया, इंडिया ने ज्यादा जोर दिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस पे एंड ट्राइड टू डेवलप अ रिसोर्स बेस इन कंट्री इटसेल्फ। इंडिया ने ट्राई किया कि हमारे कंट्री में खुद की हमारी अपनी खुद की रिसोर्स हो, है ना। हम लोग बाहर किसी दूसरे कंट्री से हम लोग चीजें इंपोर्ट कम से कम करें, हमारे पास खुद की वो फैसिलिटी मौजूद हो जिससे हम लोग अपना खुद का रिसोर्स डेवलप कर सके, खुद के हम लोग प्रोडक्ट वगैरह जो है वो बना सके। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। अब बिल्कुल यही कारण था, इसी कारण से हम लोग बाहर दूसरे कंट्री से बहुत कम ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे रीजन जो है बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड करेक्ट, करेक्ट फाइंड करना है। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वेयर। तो नेहरू की जो तीन मेजर पॉलिसीज जो थी उनमें इनमें से कौन कौन सी थी देखते हैं हम लोग। टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी। देखो, हमें इंडिपेंडेंस जो मिली बहुत ही हार्ड अर्न सोवरेनिटी मिली है हमें, है ना। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके हमें फ्रीडम मिला है, सोवरेनिटी मिला है। तो बिल्कुल ये तो सही है, ये बिल्कुल पॉलिसी में थी। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये भी सही है। हम लोग अपना कंट्री का नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी में ये भी बिल्कुल था कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, हमारी कंट्री की जो सेफ्टी है, जो बॉर्डर जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई दूसरी कंट्री वहां इन्वेड ना करे, है ना, वो कब्जा ना करे, एनेक्स ना करे। तीसरा, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, ये भी जरूरी था। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के भी हम लोगों ने काफी वर्क किया, उसको प्रमोट किया। और स्पेशली ये ऐसी डेवलपमेंट थी जहां पे गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अर्ली ईयर्स में, स्पेशली अगर हम लोग बात करें। एंड देन ऑप्शन 4 क्या है, मेक नैम अ इकोनॉमिक पावर। नहीं, ये नहीं था। तो जो तीन मेजर पॉलिसी जो है, तो वहां पे 1 2 3 आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। When पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन। तो पंचशील एग्रीमेंट जो है ये कब साइन किया गया था? 29 अप्रैल 1962, 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1959 या फिर 29 जून 1954। देखो, 1954 में साइन हुआ था, है ना। तो ऑफकोर्स 62 तो होगा ही नहीं, 59 भी होगा नहीं, है ना। 54 कब? अप्रैल में, 29 अप्रैल में इंडिया एंड चाइना ने साइन किया था इस पेंसिल एग्रीमेंट को। बेसिकली इसमें हम लोगों ने टोटल, इंडिया ने और चाइना ने एग्री किया था टोटल 5 पॉइंट्स पे। ऐसे कुछ 5 पॉइंट को सिलेक्ट किए थे, उस पर एग्री किए थे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक साथ कैसे रहेंगे, पीसफुली को एग्जिस्टेंस करेंगे। देखो, पीसफुली को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, इंडिया भी रहेगा, चाइना भी रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे कंट्री से वॉर वगैरह नहीं करेंगे, शांति के साथ रहेंगे, दोनों अपने शांति के साथ, पीस के साथ डेवलपमेंट करेंगे। तो ये एग्रीमेंट साइन किया था, पंसिल एग्रीमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following wanted India to follow a pro-US foreign policy? देखो, इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े बहुत अलाइंड थे यूएसएसआर के साइड। ठीक है, उनकी पॉलिसीज को, बहुत सारी पॉलिसी हमें पसंद थी, हमने अडॉप्ट किया। जैसे स्टेट कंट्रोल जो था, ज्यादातर जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी थी वो सब स्टेट कंट्रोल थी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग थे, पीपल थे या पार्टीज थी जो चाहते थे कि नहीं, इंडिया को अमेरिका के साथ ज्यादा होना चाहिए, इंडिया को अमेरिका के सपोर्ट में ज्यादा आना चाहिए। तो इनमें से कौन से वो लोग जो है, उनका ये कहना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल इनका कहना था।
भारतीय जनसंघ जो पार्टी है, ये भी इनका भी कहना था, स्वतंत्रता पार्टी है, ये भी सपोर्ट में थे यूएस के। तो हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये सभी लोग चाहते थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो हो वो प्रो यूएस पॉलिसी, प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इंडियाज emphasis ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस मीन्स दैट। तो देखो हम लोगों ने ये देखा कि इनिशियल ईयर में हम लोगों ने बाहर के कंट्री से ट्रेड वगैरह बिजनेस वगैरह वो कम किया, अपने खुद के कंट्री पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अपने खुद के कंट्री में हम लोग रिसोर्स बेस जो है ये बना रहे थे। तो इससे हम लोग ये देखेंगे, तो जब हम लोग खुद के कंट्री में रिसोर्स बेस बना रहे थे तो इससे क्या होगा हम लोग का कि हमारी जो एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जो है वो कैसी होगी, वो लिमिटेड होगी। ठीक है, वो लिमिटेड होगी। हम लोग खुद के ही कंट्री में रिसोर्स बेस बना रहे थे, खुद के कंट्री में ही ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट एंड लिमिटेड। एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, और यहाँ पे होगा लिमिटेड। देखो आप जब बिजनेस करते, आप जब ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आप ये डिसाइड करते हो कि आप अपने खुद के कंट्री में, इंडिया ने डिसाइड किया कि खुद के ही कंट्री में रिसोर्स बेस वगैरह डेवलप करेंगे, बाकी दूसरे कंट्री से इंटरेक्शन कम होगा, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स बिजनेस कैसा होगा, लिमिटेड होगा, ट्रेड जो है वो लिमिटेड होगा। हम लोग क्या एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग जो भी रिसोर्स होगा वो खुद के कंट्री में स्टोर करेंगे। मतलब हम लोग एक्सपोर्ट, हमारी जो एक्सपोर्ट होगी वो कैसी होगी, वो लिमिटेड होगी, कम से कम करेंगे। ठीक है, फाइंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of peaceful world by advocating। तो फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की थी, इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है ना, एक पीसफुल वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी को फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो हम लोग पीसफुल वर्ल्ड के लिए हम लोगों ने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया। हाँ बिल्कुल, आपने जरूर नॉन अलाइनमेंट जो है आपने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर वाली चैप्टर में। वहां हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडिया ने यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही ग्रुप में नहीं गए। इंडिया ने अपना अलग से कैंप बनाया जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों ग्रुप में नहीं जाएंगे। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन, इंडिया एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता था। कैसे, कोल्ड वॉर के दौरान जो भी टेंशन थी उसको कम करके, ये भी करेक्ट है। कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, देखो यूनाइटेड नेशन की ना एक पीस कीपिंग ऑपरेशन होती है, पीस कीपिंग फोर्स होती है। वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो इंडियन है, तो हम लोगों ने बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं वहां पे। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये भी करेक्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो वर्ल्ड पीस करने में हमारे कंट्री का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये वाला नहीं होगा। तो हमें क्योंकि इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन 4, assertion रीजन। There were some parties and group in country that believe that India should be more friendly with bloc led by the US। बिल्कुल, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जैसे बी आर अम्बेडकर थे या स्वतंत्रता पार्टी, सॉरी जो जनसंघ जो पार्टी जो है, इनका कहना था कि हमें यूएस के साइड ज्यादा अलाइन होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, और भी बहुत सारे लोग थे और पार्टियां थी जो चाहती थी कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा यूएस के साथ होना चाहिए, यूएस के साथ ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल असर्शन करेक्ट है। कारण क्या था इसका, रीजन क्या था, यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी। हाँ, क्योंकि अमेरिका वाली जो ब्लॉक थी वो बेसिकली देखो, यूएसए दो ब्लॉक था, एक तो यूएसए वाला ग्रुप था, एक दूसरा यूएसएसआर वाला। यूएसएसआर वाली जो ब्लॉक थी बेसिकली वो कम्युनिस्ट ब्लॉक थी, और यूएसए वाला जो ब्लॉक था वो बेसिकली वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड थी, है ना, डेमोक्रेसी ब्लॉक थी। तो बहुत सारे हमारे कंट्री में लोगों का कहना यह था, बिकॉज हमारी कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, इसीलिए हमें यूएसए वाला ब्लॉक चुनना चाहिए, यूएसए का ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूएसए भी तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल ये जो रीजन है बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, फाइंड करेक्ट, करेक्ट फाइंड करना है। तो इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज अ आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो इंडिया ने क्या किया, हमारी कंट्री ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी जो है इसको हम लोगों ने एडवोकेट किया, इसको सपोर्ट किया, इसको आगे बढ़ाया। क्यों ऐसा, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में थी। हम लोग फॉरेन पॉलिसी में किस तरह से अप्रोच करेंगे उसमें नॉन अलाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बिल्कुल ये करेक्ट है। दिस वॉज अ इजी बैलेंसिंग एक्ट। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को आगे बढ़ाया, नॉन अलाइनमेंट में क्या था कि यूएसए वाली ग्रुप में नहीं जाएंगे, यूएसएसआर वाली ग्रुप में नहीं जाएंगे।
और ये एक इजी बैलेंसिंग एक्ट था, नहीं इजी नहीं था, बहुत हार्ड था, क्योंकि जब हम लोग यूएसए एंड यूएसएसआर वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो हमारे कंट्री के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डेवलप हो रहा था कि हमारे जैसे मान लो यूएसए जो है वो लोग चाहते थे कि हम लोग इंडिया जो है उसको यूएसए का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, और हम लोग ने जब ज्वाइन नहीं किया तो यूएसए वाले थोड़े नाराज भी हो गए। तो ये आसान नहीं था, बहुत हार्ड था, ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ इंडिया बिटवीन टू पावर ब्लॉक डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। तो हम लोगों ने जो बैलेंस करने का ट्राई किया, ये दोनों जो पावर ब्लॉक के बीच में यूएसए एंड यूएसएसआर वाला पावर ब्लॉक के बीच में जो बैलेंस करने का ट्राई किया, ये परफेक्ट नहीं था। हाँ बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑल्दो हम लोगों ने यूएसए एंड यूएसएसआर वाला जो ब्लॉक जो है उसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत कहीं कहीं पे अलाइंड थे यूएसएसआर के साथ। जैसे 1971 में हम लोगों ने क्या किया, उनके साथ में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया, है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, एकदम मिडिल में हम लोग नहीं थे, हम लोग थोड़े से यूएसएसआर के साइड पे थे। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, तो कौन सा होगा, 1 and 3, ऑप्शन बी। एक्सक्यूज मी। व्हेन ब्राजील अटैक्ड इजिप्ट ओवर सुएज कैनाल इशू, तो ब्राजील ने इजिप्ट के ऊपर सुएज कैनाल इशू को लेकर के कब अटैक किया? तो करेक्ट आंसर यहां होगा 1961, 1955, 1954, 1956, ऑप्शन डी 1956। अगर आपको पता है कि ये सुएज कैनाल की इशू क्या थी तो आप मुझे बताओ। तो बेसिकली ब्रिटेन ने क्यों अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर में सुएज कैनाल की इशू को लेकर के, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताओ, है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी कमेंट करके बताओ कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे बताना, तो मैं अलग से कुछ वीडियोस ला करके कुछ अलग से टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यह आंसर होगी 1956। फाइंड इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट फाइंड करना है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट देखते हैं यहाँ पे कौन सी है। In 1956, इजिप्ट अटैक्ड ब्रिटेन ओवर द सुएज कैनाल इशू। तो देखो 1956 में ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट पे, 1956 में ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट पे सुएज कैनाल की इशू को लेकर के। यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, ऑपोजिट लिखा हुआ है, इजिप्ट ने अटैक किया ब्रिटेन पे, ये लिखा हुआ है, मतलब ये गलत हो जाएगी। ब्रिटेन ने, यहां ब्रिटेन होना चाहिए था, यहां इजिप्ट होना चाहिए था। इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। और जब ये अटैक हुआ था, जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर जब अटैक किया था, तो इस इशू को लेकर के इंडिया ने वर्ल्ड में काफी प्रोटेस्ट किया था। इंडिया ने कहा कि ये तो नियो कॉलोनिज्म है, ये नियो कॉलोनियल इन्वेजन है। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन 1, ओनली 1। तो इंडिया ने बोला कि ये है नियो कॉलोनिज्म। अगेन फिर से क्वेश्चन, नियो कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म, नियो कॉलोनियल जो इन्वेजन है ये क्या होता है? बेसिकली नियो कॉलोनिज्म क्या होता है? आपको पता है तो बताना मुझे, और नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, वहां पे जुड़ के आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। There was a considerable unease in Indo-US relations during 1950s। देखो, इंडिया और अमेरिका की रिलेशंस 1950s के दौरान बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही कंसिडरेबल अनईज थी, मतलब अच्छी नहीं थी रिलेशंस। बेसिकली कारण क्या था, मैंने बताया आपको, इंडिया ने अमेरिका वाली ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और अमेरिका लगातार हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि इंडिया को जो है क्या करना चाहिए, अमेरिका वाली जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहिए। अब बिकॉज हमने ज्वाइन नहीं किया तो अमेरिका वाले नाराज थे, ठीक है, तो इसलिए रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। अमेरिका की रिलेशन उस टाइम में पाकिस्तान के साथ काफी अच्छी थी, बिकॉज पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था अमेरिका वाली ग्रुप को। तो ये रीजन असर्शन जो है ये करेक्ट है। रीजन देखते हैं। द यूएस वाज कंसर्न्ड ओवर इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विथ अफ्रीका। तो यूएस जो है वो ये अमेरिका के साथ जो रिलेशंस खराब होने का कारण क्या था, रीजन क्या था? बिकॉज यूएस बहुत ही ज्यादा कंसर्न था कि इंडिया की जो रिलेशंस जो है, जो पार्टनरशिप है, वो अफ्रीका की जो कंट्रीज है उनके साथ बहुत अच्छी हो रही है, इस कारण से। नहीं, ये गलत है। एक्चुअली यूएस नाराज था कि इंडिया की रिलेशन यूएसएसआर के साथ काफी अच्छी हो रही थी और इस कारण से यूएस जो है वो इंडिया से नाराज था। तो रीजन गलत है और असर्शन 2 है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ट्रू, आर इज फॉल्स। फाइन करेक्ट बताना है।
इन 1966 द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी। तो देखो 1966 में क्या होगा कि यूएसएसआर जो है ये हंगरी को इन्वेड करेगा, ठीक है, यूएसएसआर जो है ये हंगरी को इन्वेड करेगा। और इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस होगा इसमें इंडिया जो है, इंडिया क्या करेगी, अच्छा यहाँ पे 1966 लिखा हुआ है तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यूएसएसआर के ऊपर हंगरी ने 1966 नहीं, ये गलत हो जाएगी, 1956 में इन्वेड किया था, ठीक है, तो डेट याद रखना है आपको, तो ये तो गलत हो जाएगी। इंडिया डिड नॉट ज्वाइन यूएसएसआर पब्लिक कंडेम्नशन। तो देखो जब, इससे पहले वाले क्वेश्चन को याद करो, ब्रिटेन ने जब इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था, इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था कब, 1956 में, तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया कि ये तो कॉलोनियल एक्टिविटी है, न्यू कॉलोनिज्म है, ठीक है, तो इंडिया ने ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया। लेकिन 1956 में ही जब यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर इन्वेड किया तो इंडिया ने जो है कुछ खास प्रोटेस्ट वगैरह कुछ किया नहीं, है ना, कुछ प्रोटेस्ट किया नहीं। तो इंडिया ने क्यों नहीं किया प्रोटेस्ट, बिकॉज हम लोग यूएसएसआर के थोड़े से फ्रेंडली रिलेशंस थे हमारे, ठीक है, तो इंडिया डिड नॉट ज्वाइन यूएसएसआर पब्लिक कंडेम्नशन, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, जो नैम वाली अप्रोच थी, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सी करेक्ट होगी, ओनली 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। The US was not happy about India's independent initiative and the policy of, so अमेरिका हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी एंड कौन सी पॉलिसी से हैप्पी नहीं था, नॉन अलाइनमेंट, नियो कॉलोनिज्म, फॉरेन पॉलिसी, या फिर चाइना, पॉलिसी ऑफ चाइना, चाइना के साथ जैसी पॉलिसी थी उससे हैप्पी नहीं था। करेक्ट आंसर है नॉन अलाइनमेंट। हमारी नॉन अलाइनमेंट वाली जो पॉलिसी थी उसको लेकर के अमेरिका जो है इंडिया से हैप्पी नहीं था। फाइंड इनकरेक्ट। इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशू। तो देखो आप, अभी हम लोगों ने देखा कि हंगरी वाले केस में जब यूएसएसआर ने अटैक किया था, यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर जब अटैक किया था तो इंडिया ने वॉइस रेज नहीं किया, करना चाहिए था, नहीं किया, क्योंकि हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ अच्छे थे। लेकिन ये बहुत एक रेयर इंसिडेंट है जहां पे इंडिया को कुछ करना चाहिए था, इंडिया ने नहीं किया। जनरली हम लोग ये देखेंगे कि जो भी इंटरनेशनल इश्यूज थे वहां पे इंडिया ने अपना वॉइस को रेज किया, तो बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज में इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड जो है वो लिया था, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। इंडिया कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर ऑफ बोथ ब्लॉक्स। तो इंडिया के लिए एक फायदा ये हुआ कि दोनों ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करने से ये हुआ कि इंडिया को यूएसए वाली ग्रुप में और भी बहुत सारी कंट्री थी, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। यूएसएसआर वाले ग्रुप में भी बहुत सारे कंट्रीज थे, तो इंडिया को दोनों साइड से फायदा मिल रहा था, दोनों साइड की जो ब्लॉक की जो मेंबर्स जो थे उनसे इंडिया को एड एंड असिस्टेंस जो है वो मिल रही थी, तो ये भी करेक्ट है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे इनकरेक्ट कौन सा है, फिर इनकरेक्ट फाइंड करना था हमें, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं एक बार देख लूं क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 40। In early years, the strategy of planned economic development adopted by India emphasized on। तो हम लोग ये देखेंगे कि अर्ली ईयर्स में, शुरुआती दौर में, जब हमारी इंडिपेंडेंस मिली स्टार्टिंग के टाइम में, जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, यूएसएसआर वाले से हम लोग काफी इंस्पायर्ड थे इस चीज को लेकर के, तो हम लोगों ने कौन सी चीजों पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सस्पेंशन, या फिर एक्सपोर्ट सस्पेंशन। करेक्ट आंसर होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो हम लोग, हमारी बेसिकली पॉलिसी ये थी कि हम लोग इंपोर्ट जो है वो कम से कम करेंगे। इंपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो इंडिया और यहां पे मान लो कोई दूसरी कंट्री है, तो हमें अगर मान लो कोई प्रोडक्ट चाहिए, मान लो हमें क्लोथ चाहिए, कपड़े चाहिए, तो हम लोग कपड़े जो है वो बाहर की कंट्री से कम इंपोर्ट करेंगे, बहुत कम इंपोर्ट करेंगे, बहुत कम खरीद के लेके आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये क्लोथ जो है हमारी कंट्री में खुद हम लोग ही बनाए, हमारी कंट्री में ही खुद फैक्ट्रीज वगैरह बनाएंगे, और फिर वहां पे हम लोग जो है ये क्लोथ जो है हम लोग डेवलप करेंगे। मतलब हमने कौन सी पॉलिसी फॉलो की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट के बदले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी कंट्री में खुद ही डेवलप करने का ट्राई किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, असर्शन रीजन। नेहरू envisaged a major role for India in world politics
इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। तो देखो, नेहरू जी का मानना यह था कि इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, बहुत ही मेजर रोल प्ले करना चाहिए, कहां, वर्ल्ड अफेयर्स में, और खास करके अगर एशिया से जुड़ी हुई कोई भी मैटर होती है तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। ओके, तो रीजन असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या था इसका, नेहरू जी को क्यों ऐसा फील होता था? बिकॉज इंडिया की जो साइज थी, इंडिया की साइज देखो आप, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की लोकेशन भी आप अगर आप देखो तो वहां पे इंडियन ओशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे कंट्रीज है ना। और इंडिया के पास देखो, ऑल्दो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय, है ना, हम लोग न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे कंट्री में बहुत सारी पॉवर्टी थी, हमारे कंट्री में बहुत सारी इश्यूज थी, लेकिन हमारे कंट्री के पास पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। हमारे कंट्री के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा था कि हम लोग आगे चल के काफी बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, काफी बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि हमने किया भी, है ना। तो इस कारण से नेहरू जी को लगता था हमें मेजर रोल प्ले करना चाहिए। तो बिल्कुल असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड करेक्ट। Nehru tried to establish contact between India and other newly independent states in Asia and Africa। तो हम लोग ये देखेंगे कि नेहरू जी जो है वो ट्राई करेंगे कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने की बिटवीन एशिया एंड न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया अफ्रीका। देखो, हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन वालों हमारे कंट्री में आए और हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज को लूट के ले गए, है ना, हमारे ऊपर बहुत सालों तक रूल किया। ऐसी ही एक्टिविटी सिर्फ हमारे ऊपर नहीं हुई थी, एशिया की बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज के ऊपर में, कहीं ब्रिटेन रूल कर रहे थे, कहीं फ्रांस रूल कर रहे थे, कहीं डच रूल कर रहे थे, कहीं पुर्तगाल रूल कर रहे थे। ऐसी ही एक्टिविटी चल रही थी एशिया में, अफ्रीका में। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एशिया की बहुत सारी कंट्री और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री जो है, इनके बीच में कॉमन लिंक था। कॉमन लिंक था क्या, कि पास्ट में किसी यूरोपियन कंट्री ने आके इनको लूटा था, किसी यूरोपियन कंट्री ने आके इनके ऊपर रूल किया था। तो एज अ रिजल्ट हमारी, क्योंकि एक कॉमन काइंड ऑफ कॉमन हिस्ट्री थी, तो नेहरू जी ने ट्राई किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन, हम लोग क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स जब डेवलप होगा हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में अच्छे रिलेशंस डेवलप करेंगे एशिया में एंड अफ्रीका में, जो न्यूली डेवलपमेंट कंट्री है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, इनके बीच में। तो ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been a ardent advocate of US and USSR unity। देखो, 1940s के दौरान, 1950s के दौरान हम लोग ये देखेंगे, नेहरू जी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे यूएसए एंड यूएसएसआर की यूनिटी। देखो, यूएसए यूएसएसआर की बीच में जो टेंशंस है, टेंशंस को कम करने को लेकर तो काम करेंगे, लेकिन इनकी यूनिटी का लेकर नहीं। यहां पे होगा कि ये बेसिकली एशिया की यूनिटी, एशियन यूनिटी के ऊपर बहुत काम करेंगे, कि एशिया की जो कंट्रीज जो है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है ना, किसी ना किसी कॉलोनियल के अंडर रही है, न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है, हम लोग मिलके आपस में एक साथ रहे, एक ग्रुप बनाए। क्या ऐसा हुआ? आप देखो, पाकिस्तान भी तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन पाकिस्तान ने तो अमेरिका वाली ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लिया, है ना। लेकिन दैट मीन्स ये प्रॉपरली नहीं हुआ। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये तो गलत हो जाएगी। तो करेक्ट फाइंड करना है यहां पे, करेक्ट कौन सा है, ओनली वन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इंडिया कन्विंस्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन। तो इंडिया ने क्या किया, ये जो एशियन कॉन्फ्रेंस रिलेशंस जो है, इसको लेकर के एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस। देखो, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो रही थी, है ना, बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस थी, हमारे कंट्री में भी चैलेंज था, पॉवर्टी था, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं थी, हमारे पास प्रॉपर फूड नहीं थे, हमारी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं थे। तो जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, इन सभी लोगों को लेकर के एक तरह की मीटिंग की गई कि आगे हमें किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हम लोग भी जल्दी से डेवलपमेंट कर सके। तो इस चीज को लेकर के एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब, 1947 में। ये दिल्ली में हुई थी, है ना, दिल्ली में हुई थी ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। 44, पाकिस्तान ज्वाइंड द डैश लेड मिलिट्री अलायंस। तो ये तो पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने अमेरिका की जो मिलिट्री अलायंस जो है थी उसको ज्वाइन की थी। देखो, आप मुझे ये बताओ तो, पाकिस्तान ने, एक तो ऑर्गेनाइजेशन था सिएटो, है ना, ऐसी सिएटो, और एक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था सेंटो। आप मुझे कमेंट करके बताओ तो कि इन दोनों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, इन दोनों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, आप मुझे ये कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 45, पीछे वाली ये इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी। 45 में आते हैं, फाइंड करेक्ट।
इंडिया कन्विंस्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। तो देखो हमारी ये जो एशियन कॉन्फ्रेंस रिलेशन हुई 1947 में तो हुई, लेकिन कौन से महीने में? मार्च 1947। अब थोड़ा डेट को ध्यान से देखो, हमें इंडिपेंडेंस मिला अगस्त के महीने में और यहां पे ये मीटिंग हो रही है कब? मार्च के महीने में। दैट मींस इंडिपेंडेंस से पहले ही ये मीटिंग हुई थी, याद रखना है आपको। इंडिपेंडेंस से पहले ही ये एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वाली जो मीटिंग है ये हुई थी। और तो ये करेक्ट होगा। नेहरू जी, बेसिकली नेहरू वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस। अब देखो 19 अगस्त 1947 से पहले, अगस्त 1947 से पहले तो हम लोग थे ब्रिटिश की कॉलोनी। तो उस समय एक गवर्नमेंट थी जिसको बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड इंटरिम गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं। तो 1947 से पहले भी, क्योंकि 1946 से हम लोग देखेंगे 47 जब इंडिपेंडेंस जब तक मिलेगा उस समय हमारी कंट्री को एक गवर्नमेंट रन कर रही थी, एक टेम्पोररी गवर्नमेंट रन कर रही थी। ठीक है, उस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? प्रोविजनल गवर्नमेंट या फिर हम लोग बोलेंगे इंटरिम गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट में नेहरू जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उस गवर्नमेंट में प्रोविजनल वाली जो गवर्नमेंट जो चल रही थी 47 से पहले, उस गवर्नमेंट में भी नेहरू जी जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन आप देखो ये जो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे ये कौन से थे? ये इंडिया के थे, ये बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के थे, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमें। यहां पे है नेहरू जी वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस। तो इस मीटिंग के दौरान तो बिल्कुल अगेन देखो यहां पे ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं इस मीटिंग के दौरान नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, बिकॉज प्रोविजनल जो गवर्नमेंट चल रहा था उस गवर्नमेंट में, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट चल रहा था उस गवर्नमेंट में नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश इंडिया बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सी है? दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अगर फिर भी आपको इस सेकंड स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूजन है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके मुझसे अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे होगी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ डैश फ्रॉम द डैश कॉलोनियल रिजीम। तो इंडिया ने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया किसी एक कंट्री के इंडिपेंडेंस को लेकर के, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। और वो किससे? ऑप्शंस देखते हैं। इंडोनेशिया को फ्रीडम दिलवाने में हेल्प किया था डच से, वियतनाम को डच से, साउथ अफ्रीका को फ्रांस से, या फिर इंडोनेशिया को ब्रिटेन से। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया डच। यहां पे होगा इंडोनेशिया और यहां होगा डच। बेसिकली जैसे हमारे कंट्री के ऊपर में ये ब्रिटेन वाले रूल कर रहे थे, वैसे इंडोनेशिया में ये डच पीपल जो है ये लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया के लोग भी वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो लोग भी डच पीपल जो थे उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है, 47। इंडिया सपोर्टेड इंडोनेशिया फ्रीडम स्ट्रगल बाय कन्विंसिंग अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन। तो देखो इंडोनेशिया के सपोर्ट में हम लोगों ने क्या किया? एक तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने उसको प्रमोट किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया। और ये कब किया गया था? ये कब किया गया था? तो ये हम लोग देखेंगे कि 1948, 1951, 1962, 1949। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1949। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। फाइंड इनकरेक्ट। इंडिया वर्ड स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। तो हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो डीकोलोनाइजेशन जो प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को लेकर के इंडिया ने बहुत ही सपोर्ट किया था। यस, बिल्कुल ये करेक्ट है। इंडिया ने बिल्कुल कहा था कि यस, जो कंट्रीज जो है जिनको किसी ना किसी दूसरे कंट्री ने कॉलोनी बना के रखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए? उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। तो इंडिया ने डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट किया, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया फॉर्मली अपोज रेसिज्म स्पेशली एपरेंट इन साउथ अफ्रीका। तो देखो साउथ अफ्रीका में ना ये ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर के बहुत ही ज्यादा वहां पे रेसिज्म थी, है ना। वहां पे जो ब्लैक पीपल थे उनके अगेंस्ट में काफी रेसिज्म होता था। ब्रिटेन वाले ही वहां पे रूल कर रहे थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो ये जो रेसिज्म थी उसको लेकर के इंडिया ने बहुत ही ज्यादा अपोज किया था ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। कौन सी इनकरेक्ट है? कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
When बैंडुंग कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज, तो ये जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो है ये कब ऑर्गेनाइज की गई थी? 1945 में, 1949 में, 1956 में या फिर 1955 में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1955। ये बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो है ये बेसिकली ये हम लोग देखेंगे कहां पे होगी, ये इंडोनेशिया में होगी, इंडोनेशिया में होगी ये, है ना। आप मुझे बता सकते हो कि बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस का एम क्या था, ये कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी, क्या था एम? ठीक है, तो यहां आंसर होगा ऑप्शन सी 1955। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच कंट्री, ओके तो ये तो आंसर मैंने जस्ट बता दिया कि कौन से कंट्री में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑप्शन ए इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, आप मुझे इसकी एम बताना, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी एम क्या थी। तो यहाँ पे हमारा कुछ हमारा यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है वो एंड होता है। इसके बाद मैं बहुत जल्दी ही बाकी दूसरे पार्ट्स लेके आऊंगा और फिर उसके बाद जो एडेड टॉपिक्स है वो एडेड टॉपिक्स की मैं एमसीक्यू लेके मैं बहुत जल्दी ही आऊंगा। थैंक यू।